तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी साइंस 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ओके, मतलब इसको सॉल्व किया जाएगा। चलो, क्वेश्चन 1 क्या पूछा है? क्वेश्चन 1 पूछा है कि 90 किलोग्राम पानी से कितना ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन आए, कोई मालिक्यूल दिया रहे, उसका वेट दिया रहे, या नंबर ऑफ मालिक्यूल उसका दिया रहे, नंबर ऑफ आयन दिया रहे, ऐसा कुछ दिया रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मोल निकालिए। उसका मोल निकालिए पहले। तो पानी का वेट दे रखा है, उसका मोल इजीली आ जाएगा। मोल इज इक्वल टू वेट अपन मालिकुलर वेट से। उसके बाद जो सोचना सोचा जाएगा। पहले मेल इसका मोल निकालते हैं हम लोग। डाटा क्या दिया है, पहले डाटा लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको छोटा करते हैं जरा। 90 किलोग्राम पानी से 90 किलोग्राम पानी दिया है ना। ओके, तो यानी कि 90 kg वाटर दिया है। अब इसके बारे में क्या हो सकता है? 90 kg वाटर, यानी कि वेट दिया है कितना? 90 kg। और हमको पता है कि जो मॉलिक्यूलर वेट हम किसी का लिखेंगे, जैसे मान लो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट लिखें तो ग्राम में कितना हो जाएगा? 18 ग्राम में। सबको पता होगा। हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है, 16 2 18 ग्राम। अब वेट को भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम दोनों को तो डिवाइड कर नहीं सकते, यूनिट सेम होनी चाहिए ना। तो 90 किलोग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम, तो 90 किलोग्राम में 90 × 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे मोल इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, भार बटा अणु भार, या भार बटा परमाणु भार। जैसा फार्मूले वैसे मोल के 3 होते हैं बेसिक। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर वेट दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन अवोगाद्रो नंबर। और अगर वॉल्यूम एट एसटीपी पे दिया है, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो उसमें फार्मूला लग जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। तो ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। अब क्या करना है? सिर्फ डाटा पुटअप करना है। तो मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू हो जाएगा, वेट कितना है? 90 × 10⁻³ ग्राम वाटर का वेट है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18 ग्राम। इसको सॉल्व कर लिया जाए। ओके, इसको सॉल्व करने पे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा। 18 × 5 = 90। 5 × 10⁻³ मोल आ जाएगा वाटर का। ये आ जाएगा वाटर इतना मोल है, यानी वाटर का हमको मोल मिल गया। ओके, वाटर का मोल मिल गया। अब इतने मोल वाटर में, 5 × 10⁻³ मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम है, कितने ऑक्सीजन एटम है? 2 हाइड्रोजन एटम है। 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। और 1 ऑक्सीजन एटम है। यानी कि अगर 1 ऑक्सीजन एटम जो है वो कितने मोल में है? 5 मोल वाटर में। यानी कि ये कितना मोल हो जाएगा? 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ मोल ऑक्सीजन एटम होगा। और ये कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि इसको 5 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 मोल आ जाएगा। 10 मोल हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। तो इसको 2 से यहाँ मिटा देते हैं, ठीक हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन एटम का कितना मोल है? 5 × 10⁻³ मोल है। 5 × 10⁻³ मोल है। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको ऑक्सीजन का वेट के फॉर्म में ऑप्शन दिया है। वेट ऑप्शन जो दिया है वो किलोग्राम में दिया है, तो हमको ऑक्सीजन का जो अमाउंट बताना है वो वेट के फॉर्म में बताना है। तो 5 × 10⁻³ मोल ऑक्सीजन का आइटम है, इसको ऑक्सीजन का आइटम है। तो ऑक्सीजन का वेट हमको तो बताना ही है। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्सीजन एक एटम है तो उसका जो एटॉमिक वेट होगा 16 ग्राम होता है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट 16 ग्राम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, कितना जाएगा? 16 × 25 = 80 × 10⁻³ ग्राम में आंसर आएगा। ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम, तो 80 × 10⁻³ ग्राम में 80 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका वेट कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का? 90 किलोग्राम पानी में ऑक्सीजन की जो अमाउंट आएगा, अगर मोल में आंसर होता तो 5 × 10⁻³ मोल होता, लेकिन वेट में आंसर दिया है तो 80 किलोग्राम में आ जाएगा आंसर इसका। तो पहले का ए ऑप्शन करेक्ट है। और मैं शिल्पी का जो शिल्पी पब्लिकेशन का बुक है उसमें आंसर एक गलत दिया है, बाकी अदर बुक में आंसर सही दिया होगा या नहीं दिया, जो भी आपके पास बुक हो तरीका, लेकिन यही है। पहले आप पानी को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद मोल में कन्वर्ट करने के बाद आप ये करिए कि ऑक्सीजन कितना एटम है। ऑक्सीजन का एक ही एटम है, तो यानी कि एक एटम है तो मोल उतना ही रहेगा, कितना? 5 × 10⁻³ मोल। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, इतना सोल्यूशन है इसका। कैसे सॉल्व किया गया है? पहले मोल निकाला गया पानी का। पानी का मोल कितना आया? 5 × 10⁻³
मोल आया पानी का। और फिर पानी में कितने मोल हाइड्रोजन एटम थे, मतलब कितने एटम हाइड्रोजन के थे, 2 एटम थे, यानी कि 10 मोल। अगर मोल के फार्मूले ऑक्सीजन का कितना था, सिर्फ एक ही एटम था, यानी अगर मोल में लिखेंगे तो 5/3 मोल ऑक्सीजन का एटम था। ये जो ऑक्सीजन का एटम 5/3 मोल था, इसका हम वेट निकाल लिए क्योंकि वेट के फॉर्म में ऑप्शन था। तो वेट अब 516 किए तो वेट कितना आ गया, 80 kg आ गया। इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है प्रवर्धक यंत्र है। तो प्रवर्धक यंत्र है, ये मेमोराइज होना चाहिए। फिजिक्स में जब हम लोग सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ेंगे वहाँ पे मिलेगा ये जो प्रवर्धक यंत्र, यानी कि एम्पलीफायर होता है जो, ठीक है। एम्पलीफायर डिवाइस का यूज किया जाता है। जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर का यूज एम्पलीफायर डिवाइस के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल सा है, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। और बाकी और आप रूल आउट भी कर सकते थे। डायोड में तो होता नहीं है एम्पलीफायर, ट्रायोड में होता है, बट यहाँ पे ट्रायोड है नहीं। प्रतिरोध और धारिता, इसका कुछ लेना ही देना नहीं है। प्रतिरोध और धारिता आप मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ोगे, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ओजोन, पहले इसको हटा देते हैं जरा। ओजोन क्या दिया है, एक मिनट। ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। तो ओजोन यानी कि O3, O3 यही होता है ना। ओजोन का जो फार्मूला होता है O3 होता है। ओजोन मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है। इसमें क्या है बोले, ठीक है, तो इसमें 3 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। चलिए, अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित नहीं करता है, तो इन चारों में से बताना है। अमोनिया है, क्लोरोफार्म है, CaCl3 है, वाटर है और CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इन चारों में से बताना है किसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। ओके, क्या डाइपोल मोमेंट किसका 0 है? तो आप सबको डाइपोल मोमेंट केमिकल बॉन्डिंग में मिलेगा, यानी कि रासायनिक आबंधन में। और केमिकल बॉन्डिंग हम लोग थ्योरी बात करें, थ्योरी में इस पर डिटेल में बात करेंगे खूब अच्छे से, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अमोनिया के देखो डाइपोल, आंसर तो सबका मतलब आंसर सिंपल है इसका। देखो अमोनिया में भी डाइपोल मोमेंट होगा, क्लोरोफार्म में भी डाइपोल मोमेंट होगा, वाटर में भी होगा, लेकिन CCl4 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डाइपोल मोमेंट अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, देखो CCl4 को, अगर हम CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, sp3 आएगा, टेट्राहाइड्रल बनेगा, कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये अब अगर इस पर बात करेंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। बस इतना समझो कि कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जो डायरेक्शन होती है डाइपोल की, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट किधर से किधर जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, विद्युत धनात्मक तत्व से विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ जाएगा। तो कार्बन कैसा होता है, विद्युत धनात्मक है, क्लोरीन कैसा है, विद्युत ऋणात्मक है। तो इसकी जो डायरेक्शन हम बनाएंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो ये डायरेक्शन इसका इधर आएगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ, ऐसे कार्बन से क्लोरीन की तरफ जाएगा। ये इसको कैसे, देखो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये जो वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पे डाइपोल दोनों की, कार्बन क्लोरीन के बीच की इक्वल है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। वैसे ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, ठीक। या तो आप ऐसे याद करिए, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ना लोन पेयर हो और वो सिमेट्रिकल हो। आप इसको देखो, सिमेट्रिकल है, ऐसे बीच से कट करोगे तो सिमेट्री आएगी इसमें। वो क्या होता है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और जिसमें लोन पेयर आ जाए, ठीक है, जिसमें लोन पेयर आ जाए उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। बट कुछ को छोड़कर कुछ में आते हैं जिसका लोन पेयर होते हुए भी सिमेट्री आ जाती है, तो उसमें आ जाता है। इसमें मतलब कई फैक्टर होते हैं डाइपोल मोमेंट डिसाइड करने वाले, बट यहाँ पे भी यही। अब आंसर तो डी हो गया, फोर्थ का डी। बाकी और देख लेते हैं हम लोग। इसको हटाते हैं जरा, अमोनिया, वाटर और इसका देख लेते हैं जरा, क्लोरोफार्म का। तो अमोनिया का आप स्टेज बनाओगे, अमोनिया का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता क्योंकि उसमें लोन पेयर है ये। इसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 होता है, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। ओके, वाटर का भी ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी 2 लोन पेयर होते हैं। फुल डिटेल केमिकल बॉन्डिंग में बात होगी, ठीक है। इसका भी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, नॉन 0 होता है। ओके, और दिया है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 दिया हुआ है। CHCl3 आप बनाओगे तो CH और 3 क्लोरीन, इसका भी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। इसका भी नॉन 0 होता है। फिलहाल अभी के लिए क्या है कि जिसमें विदाउट लोन पेयर हो और सिमेट्री ना हो तो वो चीज़ हो जाएगा। बाकी और भी फैक्टर है डाइपोल मोमेंट डिसाइड करने का। चलिए, यानी कि इसमें देख लेते हैं एक बार, CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, कौन सा प्रदर्शित नहीं करता डाइपोल मोमेंट, तो डी हो जाएगा आंसर, सिंपल सा। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, टिंचर आयोडीन है। तो टिंचर आयोडीन जो है, आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को, आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। आयोडीन और अल्कोहल के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन।
तो ये हो जाएगा आयोडीन का अल्कोहल में विलयन जो हो जाएगा उसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन। तो पाँचवें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर से सबको पता होगा, परमाणु का जो प्रथम प्रारूप दिया था यानी कि फर्स्ट मॉडल जो एटम का देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था जे थॉमसन, जिन्होंने वाटरमेलन मॉडल दिया था। इसको वाटरमेलन मॉडल या तरबूजा मॉडल बोला गया था, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ओके, तो ये तो सिंपल सा था। अब मैं एटॉमिक मॉडल की पूरी बात कर लेता हूँ, परमाणु मॉडल की टोटल थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। थोड़ी सी बात मतलब पूरे डिटेल में तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो एटॉमिक मॉडल में एटॉमिक मॉडल यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एटॉमिक मॉडल में जो पहला मॉडल था वो था वाटरमेलन मॉडल यानी कि तरबूजा मॉडल। वाटरमेलन मॉडल, तरबूजा मॉडल, जिसको देने वाले थे जे थॉमसन। थॉमसन ने दिया था, जिसको थॉमसन ने दिया था। और दूसरा था रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का मॉडल था। उसके बाद था बोहर मॉडल, उसके बाद था सोमरफील्ड मॉडल। मतलब कई साइंटिस्ट उसके बाद आए मॉडल अपना दिए, तो लेकिन पहला जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल वो जे थॉमसन का था। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड के बाद कौन से साइंटिस्ट थे? बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का थोड़ा ठीक ठाक था। ठीक, बोहर मॉडल को डिटेल में पढ़ना है। बोहर रेडियस, बोहर वेलोसिटी, बोहर एनर्जी, बोहर का मतलब ऑर्बिटल का टाइम पीरियड, बोहर की फ्रीक्वेंसी। बोहर मॉडल जो मतलब एटॉमिक मॉडल होता है उसमें फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट करनी है। लेकिन बेसिक 3 पे मेजर क्वेश्चन होता है, रेडियस पे, बोहर रेडियस, बोहर वेलोसिटी और बोहर एनर्जी पे। ओके, तो बात करेंगे। और उसके बाद सोमरफील्ड का मॉडल होता है जिसमें एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। तो सोमरफील्ड का भी मॉडल था। ये सीक्वेंस था। फर्स्ट मॉडल जो था किसका था? थॉमसन का था, जिसको वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। यही फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था यानी कि परमाणु का प्रथम प्रारूप था किसका? जे थॉमसन का। ये सीक्वेंस है। तो आप क्वेश्चन को एक बार देख लो जरा। परमाणु का प्रथम प्रारूप दिया था किसने? जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बोहर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद सोमरफील्ड के द्वारा दिया गया था। ये सीक्वेंस है। तो छठे का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं आप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अपवर्तन के नियम का प्रतिपादन किया था। तो साइंटिस्ट कौन थे जो स्नेल ने दिया था? स्नेल लॉ जो था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्नेल। तो इसका हो जाएगा स्नेल। और इस लॉ में बोला क्या गया था? जैसे ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल एक मीडियम n1, दूसरा मीडियम n2। तो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब रे डालती है तो ये हो जाएगी इंसिडेंट रे। यहाँ पे एंगल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे जो बनेगा नॉर्मल से, ये हो जाएगा नॉर्मल लाइन। नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा इंसिडेंट, और इधर जो है ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ n1 साइन आई इक्वल टू होता है n2 साइन आर। ये था स्नेल का लॉ, स्नेल का रिफ्रैक्शन लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था। ओके, तो अपवर्तन का नियम किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। ये उनका नियम था n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि कार्बन परमाणु का मीथेन में संकरण क्या होगा? तो मीथेन में कार्बन परमाणु का संकरण बताना, हाइब्रिडाइजेशन बताना। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें करना नहीं है। ओके, एक मिनट, क्या हो रहा है? चलो इधर आ जाओ जरा। मीथेन मतलब CH4 में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन। आई होप कि सब सेकंडों में करेंगे इसको। सराउंडिंग में 4 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करके हाइब्रिडेशन बता दो। 4 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन के सराउंडिंग में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडेशन इसका आ जाएगा। और जो शेप आएगा वो टेट्राहेड्रल आएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का sp3 हाइब्रिडेशन। तो मीथेन में जो कार्बन का हाइब्रिडेशन आएगा वो आ जाएगा sp3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है ना? हाँ, 9 है कि कौन सा रेखीय अणु है? तो रेखीय अणु अगर आपको ज्योमेट्री या शेप, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे वहाँ पे शेप और ज्योमेट्री, डिफरेंट मॉलिक्यूल का शेप और ज्योमेट्री ऑन द बेसिस ऑफ संकरण के बेसिस पे देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो अगर जैसे हाइब्रिडाइजेशन sp है तो लीनियर होगा, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा। ये सब देखा जाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में। फिलहाल यहाँ पे चेक कर लेते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल जो दिया है चारों के, चेक कर लेते हैं, देखते हैं किसका रेखी आता है। वाटर का तो रेखी नहीं आएगा, पहले से मैं बोल रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वाटर अगर बनाएंगे तो ऐसा 2 लोन पेयर रहेगा। और एक मिनट, मैं ये क्या बना रहा हूँ? ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन है। हाँ, ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2
सराउंडिंग में हाइड्रोजन हो गए। टोटल कितने लोन पेयर को एज ए सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे, 1 2 3, मतलब 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हो जाएगा 4, यानी कि sp3। और sp3 के केस में जब दो क्या आ जाएंगे, 2 लोन पेयर रहेंगे तो शेप जो बनता है वो कैसा बनता है, ओके। तो ए 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडेशन तो sp3 आएगा, बट इसका जो शेप आएगा वो जो इसका शेप आएगा वो लीनियर नहीं आएगा। कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 लोन पेयर हैं। तो 2 लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर होता है sp3 हाइब्रिडेशन में तो पिरामिडल होता है। अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल होता, बट यहाँ पे तो लोन पेयर वाली कहानी है, तो टेट्राहेड्रल होने से रहा टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर भी नहीं है, पिरामिडल भी नहीं होगा, ना टेट्राहेड्रल होगा। 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर अगर रहता है sp3 हाइब्रिडेशन में तो शेप बनता है बेंट शेप का, बेंट शेप का। तो वाटर मॉलिक्यूल बेंट शेप का हो जाएगा, ओके। चलिए अगला चेक कर लेते हैं। अगला दिया है SO2, SO2 का वाले से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो SO2 सल्फर जो बनाएंगे, सल्फर सेंट्रल हो जाएगा और उससे एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, 2 2 4 2 6, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका। अब इसमें जो आएगा, इसमें हाइब्रिडेशन तो 1 2 3 4, इसका भी sp3 ही आएगा, और इसमें भी 2 लोन पेयर हैं तो वही शेप इसका भी बनेगा, यानी कि बेंट शेप ये भी रहेगा, या कि वी शेप या बेंट शेप। बेंट शेप ये भी रहेगा, ये भी वी शेप का ही मॉलिक्यूल होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल चेक कर ले। सी दे रखा है क्या, CO2। CO2 का भी चेक कर लेते हैं, फिर अभी क्वेश्चन पे आते हैं। CO2 का चेक कर लेते हैं। CO2 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कार्बन से 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका, sp हाइब्रिडेशन आता है तो उस मॉलिक्यूल का शेप जो होता है वो लीनियर होता है, यही लीनियर होगा, यानी यही क्या होगा, रेखीय होगा। बाकी लास्ट वाले का चेक करते हैं। लास्ट ऑप्शन में दे रखा है कौन सा मॉलिक्यूल, H2S और H2 वाटर दोनों का सेम ही शेप आएगा। तो सल्फर सेंट्रल में हो जाएगा और सराउंडिंग में 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 लोन पेयर हो जाएगा। हाइब्रिडेशन वही आएगा, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर sp3। अगर 2 लोन पेयर का केस है तो हो जाएगा बेंट शेप, यानी कि वी शेप। यानी कि इसमें 3 मॉलिक्यूल तो जो है वी शेप के आएंगे, एक लीनियर आएगा। जरा सा छोटा करके क्वेश्चन पे आपको दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए क्वेश्चन देखिए, हाँ ये रहा क्वेश्चन। तो रेखी कौन सा आ रहा है, सिंपल सा CO2 आ रहा है, ठीक है। CO2 कैसा आ रहा है, रेखीय आ रहा है। बाकी वाटर, SO2, H2S तीनों के तीनों वी शेप या बेंट शेप के आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं हम लोगों ने देख लिया, ओके। तो आप लोगों केमिकल बॉन्डिंग जिसको अच्छे से आ रही है क्योंकि क्वेश्चन इजीली कर ले जाएगा, नहीं तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी में फुल डिटेल में, हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर, संकरण जो लोन पेयर के साथ वाले मॉलिक्यूल हैं, लोन पेयर के बिना मॉलिक्यूल हैं, उन पूरा फुल डिटेल में हाइब्रिडाइज मतलब संकरण और उसका आकृति और आकार सब देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कौन सा क्वेश्चन नंबर 10। एक किग्रा भार बराबर होता है कितने न्यूटन के, तो 10 का भी पता होना चाहिए। तो 1 kg क्या पूछा है, 1 kg कितने न्यूटन के बराबर होता है। 1 kg इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। अगर यही पूछता है 1 न्यूटन कितने के इक्वल होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 0.10197 kg। फिलहाल यहाँ पे है 1 kg कितने न्यूटन के बराबर होगा, तो 1 kg 9.8 न्यूटन के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। तो ये डाटा याद रखना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होता है और 1 न्यूटन में 0.1019 किलोग्राम होता है। तो ये चीज़ हो गया 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ऐसा धातु जिसमें लोहा भी तैर सकता है, 11 पूछा है कि एक ऐसा धातु, कौन सा धातु है जिसमें लोहा भी तैर सकता है। अब इसको कैसे किया जाएगा, 11 को, कौन सा धातु है जिसमें लोहा आप डालो तो लोहा उसमें तैरेगा, ठीक है। तो सोडियम मेटल है, ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, तैरने की बात हुई कि ऐसा कौन सा मेटल है, आप ऐसे ही पकड़ सकते हो कि ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है। अगर जिसको ये भी पता होगा वो भी इजीली इसको कर ले जाएगा। तो मेटल जो होगा लिक्विड, एक ही मेटल है जो कि लिक्विड होता है, वो है मरकरी। मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, Hg मरकरी, ठीक है। मरकरी जो कि पॉइजनस एलिमेंट होता है, एलिमेंटल फॉर्म में पॉइजनस होता है, यही जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके ऊपर क्या होता है, लोहा तैर सकता है। तो पारा हो जाएगा इसका आंसर 11 का डी। और एक ऐसा होता है पॉइजनस होता है, ध्यान देना है, ओके। तो 11 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो ये ओके, तो ये क्वेश्चन 2013 का 1 से लेकर 11 क्वेश्चन तक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, मतलब ये 2013 का कंटिन्यू करेंगे 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। तब तक आप इसको सॉल्व करिए 12 से 20 तक का। और इधर
ये हो गया है इधर। पर क्वेश्चन 2 मिनट लग रहा है, 1 से 2 मिनट। ठीक है, जैसा क्वेश्चन है, अगर जल्दी मतलब सीधा आंसर बताना होता तो सीधा आंसर बता के निकल लेते हैं, बट थोड़ा सा अगर एक मतलब प्रॉपर आइडिया हो जाए कि इसके अगर क्वेश्चन बनेगा तो इससे क्या बनेगा, कहाँ से बन रहा है, किस कॉन्सेप्ट से या किस चैप्टर से बन रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, तो ज़्यादा बेटर होता है क्वेश्चन करने में। बाकी अब पॉज करके क्वेश्चन जिसको आ रहा है वो ना देखे, कोई मतलब नहीं है देखने का। जिसको मतलब जिसको चीज़ें ऑलरेडी वो कर चुका है तो यहाँ पे टाइम ना बर्बाद करेगा, अपना पूरा थ्योरी को समअप करे, क्वेश्चन और जगह से करे, केवीएस का करे या जहाँ से भी उसका क्वेश्चन सॉल्व करता हो। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस मोर एंड मोर होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा क्वेश्चन पे कमांड होगा, और क्वेश्चन देखते ही आना चाहिए क्वेश्चन। तो ये चीज़ होती है। चलो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। अभी इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।